Assalamu alaikum, my YouTube family. Today's lecture started with biological method. लास्ट लेक्चर में हमने हाइपोथेसिस तक पढ़ा था. अब नेक्स्ट हम हाइपोथेसिस को ही आगे लेके चलते हैं. हमने बायोलॉजिकल मेथड में पूरा बायोलॉजिकल मेथड स्टडी करना है कि यहाँ से ये स्टार्ट हुआ था कि सबसे पहले हमने क्या करनी थी, ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करनी थी. ऑब्जर्वेशन कैसे होती है, 5 सेंसेस हैं उनकी. 5 सेंसेस से हमने ऑब्जर्वेशन करनी थी. फिर नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या होती है, क्वालिटेटिव होती है या क्वांटिटेटिव होती है. तो हमने इसको कहा था जो क्वांटिटेटिव है वो ज़्यादा बेटर होती है क्योंकि उनको हम नंबर्स की फॉर्म में वो शो कर सकते हैं, वो मेजरेबल होती है. ठीक है. उसके बाद हमने एक हाइपोथेसिस जो था, हमने कहा था कि हमने इसके बाद एक हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट दे देनी है जो कि हमारी जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको एक्सप्लेन करे. ठीक है. नाउ वी स्टार्टेड विद हाइपोथेसिस. दिस statement is the hypothesis which is tentative explanation of observation. कह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ जो हाइपोथेसिस है वो क्या है, वो ऑब्जर्वेशन जो हमने की थी उसकी एक्सप्लेनेशन है, उसको एक्सप्लेन करता है. वो एक हमने लाइन दे दी है कि जो भी हमने जितना भी ऑब्जर्व किया है वो सारा उस लाइन में शो करवा दिया. At this stage, you should look at the ways of devising hypothesis. There are two ways of formulating hypothesis. A hypothesis can be result of deductive reasoning or it can be consequence of inductive reasoning. कहते हैं जो हाइपोथेसिस हो सकता है वो 2 वेज में इसको फॉर्मुलेट किया जाता है. वो पहला क्या है, वो डिडक्टिव भी हो सकता है और इंडिडक्टिव भी रीजनिंग भी हो सकता है. अब डिडक्टिव और इनडिडक्टिव रीजनिंग क्या होती हैं उसको हम नेक्स्ट पढ़ेंगे. व्हाट इज डिडक्टिव रीजनिंग? डिडक्टिव रीजनिंग मूव फ्रॉम द जनरल टू स्पेसिफिक. कैसे मूव करती हैं ये, जनरल से, जनरल एक आम चीज़ से ये स्पेसिफिक चीज़ की तरफ जाती हैं. ठीक है. जैसे कि इट इन्वॉल्व्स ड्राइंग स्पेसिफिक कंक्लूजन फ्रॉम सम जनरल प्रिंसिपल अजम्पशंस. डिडक्टिव लॉजिक ऑफ इफ देन अगर तब is frequently used to frame testable hypothesis. For example, if we accept all bird sparrows have wings. ठीक है. वो कहते हैं इसकी एग्जांपल ऐसे हम देते हैं कि अगर हम कहते हैं एक्सेप्ट कर लेते हैं इस चीज़ को कि जितने भी परिंदे हैं उनके क्या होते हैं, पर होते हैं. एंड दैट स्पैरो आर बर्ड्स, और जो स्पैरो हैं वो क्या हैं, वो बर्ड्स हैं. एंड देन वी कंक्लूड दैट स्पैरो हैव विंग्स. तो हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे कि स्पैरो के भी पर हैं. इफ़ ऑल ग्रीन प्लांट्स रिक्वायर सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस. कहते हैं अगर जितने भी सारे प्लांट्स हैं फोटोसिंथेसिस रिक्वायर वो करते हैं, ग्रीन प्लांट्स जो भी हैं, देन एनी ग्रीन प्लांट व्हेन प्लेस्ड इन डार्क वुड नॉट सिंथेसाइज ग्लूकोज. तो कहते हैं जब किसी भी हम ग्रीन प्लांट को जब अंधेरे में रख देंगे, उसको सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी, तो वो क्या होगा, वो ग्लूकोज नहीं बनाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी. एंड द एंड प्रोडक्ट ऑफ photosynthesis. The other way of the reasoning used formulating hypothesis is inductive. कहते हैं दूसरा जो मेथड है वो inductive है, which is reasoning from specific to general. ठीक है. इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक चीज से जनरल चीज की तरफ आते हैं. इट बिगिंस विद स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन एंड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ जनरल प्रिंसिपल. फॉर इंस्टेंस, इफ वी नो दैट स्पैरो हैव विंग्स एंड आर बर्ड्स, दैट वी नो दैट ईगल, पैरट, हॉक, काउ आर बर्ड्स, then we induce that all birds have wings. The science also therefore use inductive methods to generalize for specific events. वो कहते हैं कि अगर हम कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग जो है वो स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाती है. इसके एग्जांपल उन्होंने ऐसे दिए. कहते हैं अगर हम कहते हैं कि स्पैरो के पर है, पहले हमने ऊपर क्या कहा था कि परिंदे हैं जो भी उनके पर है. ठीक है. लेकिन जो स्पैरो है वो एक परिंदा है तो जाहिर सी बात है उसके भी पर हैं. इसमें उन्होंने कहा कि अगर स्पैरो जो है उसके पर हैं एंड आर बर्ड्स, और वो परिंदा है, बट वी नो दैट ईगल, पैरट, कॉक आर बर्ड्स. वो कहते हैं अगर हमें ये भी तो पता ही है बाकी सारे भी तो ये वाले परिंदे हैं जिनके नाम बताए उन्होंने, लेकिन फिर हम कह सकते हैं कि जितने भी वो बर्ड्स हैं उनके पर होंगे. वो कहते हैं जो साइंस है वो इन डिडक्टिव मेथड को यूज करती है. In fact, sometimes science also use other ways to form a hypothesis, which may be include intuition or imagination, aesthetic preference, religious or philosophical ideas, comparison and analogy with other processes, discovery of one thing while looking for some other things. These ways can also sometimes form basic for scientific hypothesis. Hypotheses, as you already know, are subjected to rigorous testing. ठीक है. वो कहते हैं इसके अलावा भी और भी वेज हैं जिसके ज़रिए से हम एक हाइपोथेसिस रेडी कर सकते हैं. वो क्या है,
इंट्यूशन और इमेजिनेशन, किसी भी चीज़ को इमेजिन कर लेना कि हाँ जी ये ऐसे हो सकता है, ठीक है। कोई भी चीज़ को एस्थेटिक प्रेफरेंस दे के, और रिलीजियस और फिलोसफिकल आइडियाज़ हो सकते हैं, वो कंपैरिजन हो सकता है किसी भी चीज़ का, डिस्कवरी हो सकती है किसी दूसरी चीज़ के लिए। तो इस तरह कहते हैं हम सब हाइपोथेसिस उसको एक हाइपोथेसिस बना सकते हैं। उसके बाद कहते हैं जब हाइपोथेसिस बन जाता है तो क्या होता है, वो आगे चला जाता है टेस्टिंग के लिए। रिपीटेड एक्सपोजर ऑफ अ हाइपोथेसिस टू पॉसिबल फाल्सिफिकेशन इंक्रीज साइंटिफिक कॉन्फिडेंस इन द हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ नॉट फाल्सिफाइड। वो कहते हैं जो हाइपोथेसिस हो जाता है, हाइपोथेसिस बन गया है, उसके बाद वो हाइपोथेसिस को मज़ीद एक्सपेरिमेंट के लिए साइंटिस्ट ले जाते हैं, जब वो उसको उसको ना वो फॉल्स करने की ट्राई करते हैं कि इसको गलत साबित कर दिया जाए। उस पर बार बार एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, अगर बट ये ट्रू वो उसको फॉल्स साबित नहीं कर सकते। एनी हाइपोथेसिस दैट इज टेस्टेड अगेन एंड अगेन विदाउट ओवर बीइंग फाल्सिफाइड इज कंसिडर्ड वेल सपोर्टेड एंड इज जनरली एक्सेप्टेड। वो कहते हैं जब इसको बार बार इस पर तजर्बे किए जाते हैं लेकिन वो फिर भी वो उसको फॉल्स साबित नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। दिस मे बी यूज एज अ बेसिस फॉर फॉर्मुलेटिंग फर्दर हाइपोथेसिस। वो कहते हैं मे बी इसको दूसरे हाइपोथेसिस के लिए इसको बेस बना लिया जाता है। सो देयर सोन अ सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस सपोर्टेड बाय द रिजल्ट ऑफ मैनी टेस्ट विच इज देन कॉल्ड अ थ्योरी। वो कहते हैं जब उसको हाइपोथेसिस को सीरीज टेस्ट किया जाता है, जैसे बहुत सारे हमने करने हैं, उस पर भी हाइपोथेसिस उसके नेक्स्ट बनाया, फिर हर तरफ से उसको टेस्ट किया कि क्या इसको रिजेक्ट किया जा सकता है। जब वो रिजेक्ट नहीं होता तो फिर उसको क्या कहते हैं, फिर वो एक थ्योरी बन जाता है। A good theory is predictive and has explanatory power. One of the most important features of a good theory is that it may suggest new or different hypotheses. वो कहते हैं जो फिर वो थ्योरी बन जाती है, वो क्या होती है, प्रिडिक्टिव होती है और एक्सप्लेनेटरी पावर रखती है, ठीक है। और कहते हैं इसकी सबसे अच्छी थ्योरी की ये खास बात होती है कि हम उससे और ज़्यादा हाइपोथेसिस क्रिएट कर सकते हैं। अ थ्योरी ऑफ दिस काइंड इज कॉल्ड प्रोडक्टिव। जैसे कहते हैं ना उसकी ये प्रोडक्ट है, किसी भी चीज़ की कहते हैं ये उससे ये बनी है, उसकी ये प्रोडक्ट है। तो इसी तरह वो कहते हैं फिर जब वो उसको उस थ्योरी को भी कह दिया जाता है, जब उससे बहुत ज़्यादा हाइपोथेसिस निकल आते हैं तो उसको कह दिया जाता है ये थ्योरी जो है ये प्रोडक्टिव है। नेक्स्ट है however can in the case of predictive theory the testing goes on. In fact many scientists take it as a challenge and exert even greater efforts to disprove the theory. If the theory survives this skeptical approach and continues to be supported by experimental evidence, it becomes a scientific law. वो कहते हैं फिर जो साइंटिस्ट होते हैं इस थ्योरी को ले लेते हैं, इस पे बार बार एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, अगर उन एक्सपेरिमेंट के बाद भी इसको फॉल्स साबित नहीं किया जा सकता तो वो क्या बन जाता है, एक साइंटिफिक लॉ बन जाता है। साइंटिफिक लॉ इज अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। साइंटिफिक लॉ क्या होता है, यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। इट इज वर्चुअली एन irrefutable theory. Biology is short in laws because of elusive nature of life. Examples of biological laws are Hardy-Weinberg law, Mendel's law of inheritance. You will learn about. वो कहते हैं जो हमारे ये दो laws जो हैं ये आ जाते हैं पेपर में, ये important हैं। कौन से laws हैं, एक लॉ है हार्डी-वेनबर्ग लॉ और दूसरा है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये ख़त्म हो गया। अब इसका एक बार मैं ओवरव्यू दे देती हूँ। सबसे पहले क्या किया था हमने, सबसे पहले आपने किया ऑब्जर्वेशन की है, ठीक है। हमारे सामने कोई मसला आ गया है, उसको हमने ऑब्जर्व किया है, ठीक है। ऑब्जर्व करने के बाद हमने फिर देखा, इसको क्वालिटेटिव ऑब्जर्व किया है, क्वांटिटेटिव किया है, ठीक है। उसके बाद उसकी एक हाइपोथेसिस बना ली है। हाइपोथेसिस के बाद उसकी फिर बाद में रीजनिंग हुई है, वो उस पर काम किया गया है कि वो डिडक्टिव रीजनिंग हुई है या इनडिडक्टिव रीजनिंग हुई है, ठीक है। उसके बाद इसके बाद इसको हमने जब उस पर वर्क किया गया है, हाइपोथेसिस पे वर्क किया है, जब उसको रिजेक्ट नहीं कर सके तो उसको क्या बना दिया, उसको एक थ्योरी बना दिया। जब थ्योरी पे बार बार वर्क हुआ, उसको भी नहीं रिजेक्ट कर सके तो वो बन गया एक साइंटिफिक लॉ, ठीक है। और यहीं पे हम अपना आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। हमारा ये ख़त्म हो गया है बायोलॉजिकल मेथड। होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।